Hi everyone, this is our new class in polity, and today we are going to discuss part 1 and part 2 of our Indian Constitution. So start करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है 25 पार्ट्स में। तो आज का जो हम टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, जो कि फंडामेंटल एस्पेक्ट कवर करता है। इंडियन के स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होंगे, स्टेट कैसे होंगे, जो टेरिटरी एक्वायर की है इंडिया के अंदर, जो भी टेरिटरीज हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, वो स्टेट के रूप में कैसे बने रहेंगे, और साथ ही साथ जो वहाँ लोग रहते हैं, जो स्टेट्स में है लोग हैं, उनकी सिटीजनशिप कैसी होगी। ओके, एंड इट्स पीपल। सो पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में जो भी है वो ये आर्टिकल डील करते हैं आपकी यूनियन और उसके टेरिटरी कैसे मैनेज की जा सकती हैं। इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज हैं, या तो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी या जो पहले से ही इंडिया का पार्ट है, उनमें क्या यदि कोई चेंजेस करने हैं रीजनल बेसिस पे तो वो कैसे होगा, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है कंप्राइजेस द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। तो मतलब ये है कि जो टेरिटरी है इंडिया की वो स्टेट्स की टेरिटरी से मिल के बनी है, और साथ ही साथ इसमें जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं एंड एनी टेरिटरीज, और कोई टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा यदि फ्यूचर में कोई नई टेरिटरी एक्वायर की जाती है और इंडिया में शामिल की जाती है तो वो भी इंडिया का पार्ट होगी, इंडिया दैट इज भारत। ओके। The term Union of States emphasizes that the Indian Federation is not the result of an agreement. इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक एग्रीमेंट के तहत नहीं आया है कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर बन पाया, बल्कि ये इम्पोज्ड है। स्टेट्स के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से बाहर हो सके, क्योंकि जो इंडियन स्ट्रक्चर है वो फेडरल नहीं है, वो यूनियन है। फेडरल में क्या होता है, स्टेट्स की भी इक्वल पावर होती है, वो चाहे तो फेडरेशन से हट के अपनी अलग एक अपना एक अलग नेशन बना सकते हैं। बट इंडिया केस में ये है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसमें जो है स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो देश से अलग हो सके। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड। ओके। आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 2 गिव द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को देता है पावर एडमिट कर सके या इस्टेब्लिश कर सके नए स्टेट। ये चीज ध्यान रखिए कि आर्टिकल 2 जो है उसमें यदि कोई नई टेरिटरी एक्वायर की जाती है और वो एज अ स्टेट या यूटी के तौर पे इंडिया में शामिल होता है, तो वो चीज रखी गई है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और वही चीज बताता है आर्टिकल 2। हाँ, दिस रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज दैट वर नॉट प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ इंडिया। जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, न्यूली एडेड है, उनमें उन टेरिटरीज से डील करने के लिए आर्टिकल 2 रखा गया है। दैट इज द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एक हुआ है जैसे कि एडमिशन ऑफ सिक्किम। सिक्किम जो था पहले भारत का पार्ट नहीं था, सो इट हैज बिकम पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 है कि जो स्टेट्स पहले से इंडिया के पार्ट है, जैसे कि 28 स्टेट्स हैं अभी के टाइम पे, तो जो स्टेट्स पहले के इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया टेरिटरी में शामिल हैं, तो उनमें जो चेंजेस होंगे, उनमें चेंजेस जैसे कि स्टेट्स की बाउंड्री कम करनी है, या दो दो स्टेट्स की बाउंड्री को मिला के एक नया स्टेट बनाना है, किसी स्टेट की आधी बाउंड्री और दूसरे देश स्टेट की आधी बाउंड्री मिला के एक नया स्टेट क्रिएट किया जाए। तो कई बार होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए स्टेट्स को और छोटा किया जाता है, एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। तो वो सब चीजें जो पार्लियामेंट के पास पावर आती है वो कहाँ से आती है? वो आर्टिकल 3 में दिया गया है। ओके। इट गिव्स द पार्लियामेंट टू अफेक्ट इंटरनल एडजस्टमेंट। आंतरिक जो एडजस्टमेंट है वो पार्लियामेंट कर सकता है यूनियन की टेरिटरी के अंदर जो भी
टेरिटरी हैं, एक नया स्टेट बना सकता है बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी स्टेट से थोड़ी सी टेरिटरी लेके, थोड़ा सा उसका क्षेत्र निकाल के, और या तो दो और या दो से ज्यादा स्टेट के कुछ पार्ट निकाल के, कुछ क्षेत्र मिला के एक नया स्टेट का निर्माण कर दिए। किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो भी आता है इसी आर्टिकल के तहत। किसी स्टेट की बाउंड्रीज को बढ़ाना घटाना है तो वो भी आर्टिकल 3 में है। ओके, अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 स्टेट्स दैट लॉज में जो भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस होंगे तो इससे एक नया लॉ पास होता है और उसके तहत ये चेंजेस होते हैं। बट ये कहा जाता है कि जो इसमें चेंजेस होंगे दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द changes that are done under the procedure given in the आर्टिकल 368। तो यदि आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में लाया जाता है जिसमें एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, बट वैसा अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने के लिए वैसी प्रोसीजर फॉलो नहीं होती। इसमें आप सिंपल मेजोरिटी से चीजें बदल सकते हैं। दिस मीन्स दैट दे कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। और साथ ही साथ इसी के साथ जैसे अब स्टेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ स्टेट्स और टेरिटरीज जो कि पार्ट फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं और फोर्थ शेड्यूल में जो है राज्यसभा की सीट्स दी गई हैं, तो उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, अब मूव करते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप से डील करता है। तो सिटीजनशिप में जो आर्टिकल्स कवर हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। पार्ट 2 एड्रेसेस द क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पार्ट 2 में यही बताया गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन कौन है, कौन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, उसके क्या प्रोसीजर हैं, कैसे कोई भारतीय नागरिक बन सकता है। और पार्लियामेंट को ये पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि सिटीजनशिप के मैटर्स में वो लेजिस्लेट लॉ बना सके। ओके, तो आर्टिकल 5 क्या है? सिटीजनशिप बेस्ड ऑन डोमिसाइल इंडिया। डोमिसाइल मतलब जो पहले से यहाँ रह रहा है उसके हिसाब से उसके बेसिस पे कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी। जैसे कि यदि कोई यहीं इंडिया में बर्थ लेता है या तो उसके पेरेंट्स इंडियन हैं तो उस बेसिस पे, डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप इंडियंस को मिलती है। मतलब जैसे कि मैं हूँ, यदि मेरा सन है तो उसको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इंडियन, क्योंकि हमारा डोमिसाइल इंडियन है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इससे। आर्टिकल 6 और 7 क्या बोलता है? इसमें वो प्रोविजन डाले गए हैं जो माइग्रेट होके आए हैं इंडिया में पाकिस्तान से, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस आ गए, उनको कैसे सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, वो सारे प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 6 और 7 पे। आर्टिकल 8, सिटीजनशिप राइट्स फॉर सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे लोगों के सिटीजनशिप राइट्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर वो इंडिया से बाहर रहते हैं। तो उसको डील करने के लिए आर्टिकल 8 है जिसमें पीआईओ कार्ड होल्डर होता है, तो उसके तहत उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। हाँ, आर्टिकल 9 क्या है? स्टिपुलेट्स दैट अ पार्टिकल हु स्टिपुलेट्स दैट अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब है कि यदि कोई इंसान इंडियन सिटीजन बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है किसी विदेशी देश की, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप वो छिन जाएगी, वो फिर इंडियन नहीं कहलाएगा। इसी से जो प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है वो भी जस्टिफाई होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप एक ही होगी। तो कई सारे देश हैं जैसे यूएसए में सिटीजनशिप डुअल नेचर की है, एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है, एक सेंटर की सिटीजनशिप अलग होती है। आर्टिकल 10 क्या है? ensures the continuance of the rights of citizenship subject to any law made by the part।
मतलब आपकी सिटीजनशिप तब तक बनी रहेगी जब तक कोई ऐसा लॉ फ्रेम नहीं हो जाता पार्लियामेंट की तरफ से कि आपकी सिटीजनशिप में आपका जो राइट है इंडियन सिटीजन का वो छीना जाए। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड नए लॉ समय समय पर ला सकती है। हाँ, अब आर्टिकल 11 क्या है? ग्रांट्स द पार्लियामेंट द एक्सक्लूसिव पावर। पार्लियामेंट के पास बस ही ये पावर है कि वो ऐसे लॉ बना सके जिससे कि इंडियन सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सके या इंडियन सिटीजनशिप आपकी छीनी जा सके। और इसी के चलते एक लॉ आता है 1955 में जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें ये चीजें ये सारे प्रोसीजर दिए गए हैं कि कैसे सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हैं और कैसे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो एक्वायर कैसे कर सकते हैं? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, या तो कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाए तो उस केस में भी सिटीजनशिप दे दी जाती है। जैसे कि कोई नया क्षेत्र यदि भारत से जुड़ता है तो वहाँ के जो निवासी होंगे वो भी इंडियंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप छीनी जाती है। यदि आप रिनंसिएशन त्याग दें सिटीजनशिप किसी देश की, जैसे इंडिया की यदि आप सिटीजनशिप त्याग देते हैं तो आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। आप टर्मिनेट कर जाते हैं, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जैसे आपने किसी दूसरे दुश्मन देश की मदद कर दी तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट भी की जा सकती है। यदि आप पे देशद्रोह के आरोप लगाए गए तो उस केस में आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। आपको वंचित भी किया जा सकता है बाय डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन या ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कहीं और किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन छिन जाएगी। सिटीजनशिप मिलती कैसे इंडियन? बाय बर्थ, यदि आप इंडिया में जन्म लिए हैं। बाय डिसेंसी, आपके वंशज यहीं के हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ रजिस्टर करके सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है कि यदि आप इंडिया में काफी समय से रह रहे हैं तो उस केस में आप नेचुरलाइजेशन एक प्रोसीजर दिया है, उसके तहत आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। यदि कोई टेरिटरी इंडिया में एक्वायर होती है तो उस सिनेरियो में भी सिटीजनशिप मिल जाती है। और एक नया प्रोविजन सिटीजनशिप का है जो कि असम अकॉर्ड के तहत रखा गया है। असम अकॉर्ड मतलब असम में ऐसा क्षेत्र कुछ इंडिया के तहत जोड़ा गया था तो उनको पहले सिटीजनशिप नहीं मिली थी इंडियन की, बट अब वो उनको भी सिटीजनशिप दे दी गई क्योंकि वो एक इंडिया का पार्ट है। कोई टेरिटरी यदि इंडिया से जुड़ती है तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। अब जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1955 में, उसमें एक नया लॉ पास हुआ है, नया अमेंडमेंट हुआ है कब? 2019 में। तो अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो पुराना 1955 में एक्ट बना था जिसके तहत सिटीजनशिप देखी जा रही थी, सिटीजनशिप कैसे मिलनी है, कैसे छीनी जानी है, वो सब इस एक्ट में दिया हुआ है डिटेल्ड में। तो इसमें अब थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या है वो जानना जरूरी है। तो इसमें सिटीजनशिप मिलती है, ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सिटीजनशिप दी जाएगी कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं। कब? बिफोर December 31, 2014 का जो साल का अंत है उससे पहले पहले यदि कोई इंडिया आया हुआ है, और कहाँ से आया हुआ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से यदि कोई सिटीजन इंडिया आया हुआ है और वो यहाँ रह रहा है तो उनके लिए लॉ बनाया गया है। मीन्स लॉ नहीं बनाया गया है, जो पुराना लॉ था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि उनको भी सिटीजनशिप दी जा सके। क्या अमेंड हुआ है? ये पुराना जो एक्ट था वो अमेंड हुआ है। और
क्या अमेंड किया है इसने, जो रिक्वायरमेंट थी नेचुरलाइजेशन मतलब यदि आप काफी समय से रह रहे हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती थी। तो वही नेचुरलाइजेशन का जो एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। कुछ ही ग्रुप्स के लोगों के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि यदि आप पहले क्या है कि 11 साल यदि आप परमानेंट रह गए हैं तो बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है, तो उसको कम किया गया है 5 ईयर्स। किसके किसके लिए कौन कौन से ग्रुप है, हिंदूज जो पलायन करके आते हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं और क्रिश्चियंस हैं, ये इसमें ध्यान दीजिएगा आप मुस्लिम कम्युनिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस, ये जो आए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, ये एलिजिबल है फॉर सिटीजनशिप इफ दे अराइव इन इंडिया। यदि वो पहले आ गए हैं, किस डेट से पहले, 2014 से पहले, ईयर 2014 से पहले, लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उससे पहले यदि आए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। 5 साल यदि लगातार रहते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो चेंजेस क्या किए इसमें, सिटीजनशिप दे दी जाएगी दोज इंडिविजुअल हु वुड अदरवाइज बी कंसीडर्ड इलीगल, जो अभी तक इलीगल माइग्रेंट्स कहे जाते थे उनको भी अब एक मॉडिफिकेशन के तहत उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी इंडिया में। ओके, सो अब लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस। सो आगे और भी ऐसे लेक्चर्स आने वाले हैं, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।